नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ इरशाद। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। शराब और डीएमएफ घोटाले की जांच करने एसीबी और ईओडब्ल्यू ने प्रदेश भर में फिर मारा छापा। बिलासपुर में भी टीम ने दी दबिश, चल रही जांच। 7 दिसंबर को देश भर से करनी सेना के लोग रायपुर पहुंचकर करेंगे प्रदर्शन। तोमर केस को लेकर शेखावत ने दी चेतावनी। प्रदेश भर में जल जीवन मिशन की टंकियां साबित हो रही सफेद हाथी। घरों में लगे नलों से नहीं टपका एक बूंद पानी। बिजली बिल नहीं पटाने वाले घर और दुकानों की काटी जा रही सप्लाई। दहशत में उपभोक्ताओं ने जमा किए करोड़ों रुपए। ये थी सुर्खियां और अब नजर डालते हैं बड़ी खबरों की ओर। बिलासपुर में शराब और डीएमएफ घोटाले की जांच के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा यानी ईओडब्ल्यू की टीम ने सुबह से ही बड़ी कार्रवाई शुरू करते हुए कई ठिकानों पर छापेमारी की। शराब घोटाले से जुड़े अनिल टुटेजा के रिश्तेदार अशोक टुटेजा के घर पर टीम ने दबिश दी, जहां दस्तावेजों और लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। इसके साथ ही गोल बाजार क्षेत्र में भी एक व्यापारी के घर छापेमारी की गई, जो कथित रूप से शराब और डीएमएफ घोटाले से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। बिलासपुर से एक चौंकाने वाला और गंभीर मामला सामने आया है। यहां स्वामी विवेकानंद अस्पताल पर मरीजों ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ऐसे हैं जिन पर किसी को भी यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन पीड़ितों का कहना है कि यह सब उनके साथ हुआ है और उन्होंने इसकी पूरी जानकारी प्रशासन को देने की बात भी कही है। पूरा मामला बिलासपुर के व्यापार विहार स्थित स्वामी विवेकानंद अस्पताल का है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके रिश्तेदार की तबीयत खराब होने पर उसे कोरबा के 100 बिस्तर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां डॉक्टरों ने मरीज को बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर सिम्स अस्पताल रेफर किया, लेकिन यहीं से शुरू हुआ पूरा खेल। जी हां, पीड़ितों के अनुसार एम्बुलेंस चालक ने उन्हें सिम्स अस्पताल ले जाने के बजाय सीधे स्वामी विवेकानंद अस्पताल पहुंचा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि एम्बुलेंस ड्राइवर ने उन्हें बताया कि ये भी सरकारी अस्पताल है। इसी भरोसे में मरीज के परिजन ने इलाज शुरू करा दिया, लेकिन इलाज के दौरान अस्पताल प्रबंधन ने बार बार पैसे जमा करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब मरीजों ने आयुष्मान कार्ड दिखाकर उपचार की बात कही तो अस्पताल संचालक ने साफ कह दिया कि यहाँ आयुष्मान कार्ड नहीं चलता। इससे परिजन बुरी तरह से परेशान हो गए। किसी ने अपना घर गिरवी रखा तो किसी ने अपना खेत बेच दिया, सिर्फ इसलिए कि मरीज का इलाज चल सके और अस्पताल के बिल चुकाए जा सके। पीड़ितों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन लगातार पैसे की मांग करता रहा और उन्होंने मजबूरी में रकम दी, लेकिन जब इस मामले पर अस्पताल से बात करने की कोशिश की गई तो प्रबंधन ने अपना पक्ष रखने से ही इनकार कर दिया। मेरे हस्बैंड को 100 बेड में हम लोग एडमिट किए थे। फिर वहाँ पे कोरबा के 100 बेड में वहाँ पे सीटी स्कैन हुआ तो उनके सर पे अंदरूनी चोट का दिखाया, तो उन्हें किम्स का रिफर कार्ड बनाया, तो एम्बुलेंस आया। फिर एम्बुलेंस वाले ने प्राइवेट में आके छोड़ दिया। हमें लगा सरकारी का बना है, सरकारी में ही छोड़ेगा, तो फिर यहाँ आके छोड़ दिया। रात में ही हम लोग 10 बजे उनको एडमिट किए हैं। 2 बजे हमें बोलता है कि ऑपरेशन करना है, तो हम लोग भी बोले सरकारी ही करवा लेते हैं। ऑपरेशन कर दिए। उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद हमें बोला जाता है कि आयुष्मान कार्ड नहीं चलता। जब पैसा मांगने लगे तो हमने बोला हमारे पास आयुष्मान कार्ड है, तो वो बोले कि आयुष्मान कार्ड यहाँ पे नहीं चलता है। तो अब हम लोग क्या करें, जितना हमारे पास पैसा था हम दे दिए। अब कितना पैसा दिया अभी तक हमने 1 लाख रुपए दे चुके हैं। अभी 1 लाख रुपए और मांग रहे हैं। अब हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम कहाँ करें। हम लोग गए थे दवाई लेने, तो 15,000 का बिल बना था। हमारे पास पैसा नहीं था। मैंने बोला कि 10 मिनट बाद मंगवा के देती हूँ, तो उन्होंने दवाई नहीं दिया। मैंने नीचे बात किया तो वो बोलते हैं कि दवाई नहीं मिल सकता आपको जब तक आप पैसा नहीं डाल सकते तब तक। उससे तो हमारे पेशेंट का इलाज रुक जाएगा। हम लोग चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ हो, उनका इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में हो। कुरगा में हो गए एक्सीडेंट, एम्बुलेंस वाला फोन करी तमाए हबरे तो मोर बेटा कहाँ है, कहे तो तोर मरीज ला खोज ले, कहीं तमा चिन्हदार लाल के शर्ट पहने रही। तकर बाद मोर बेटा गिस तहाँ दारिकदार हो गए। कैसे मन कोरबा के मन का लिख के कागज दिन हमन ला एम्बुलेंस में बैठार दिन और जाए मन यहाँ छोड़ देवे, कहीं तहाँ मोला आके प्राइवेट में छोड़ दीस। अब मोर बेटा के जेबड़ा के ऑपरेशन होइस, घेज के ऑपरेशन होइस, मोला पता नहीं रही ना। वहू लड़का जाते महू आधा शीशी आँखी कान नहीं दिखाई सर। तब बाद में हम लोग पता चली इसके प्राइवेट है। 2 लाख रुपया ले चुके हैं। अब घर ला बेच दे हमें। आज स्कूल में हम लोग लेकिन आज निकाल दी ले आल है
आप कहते तय 55,000 पैसा पटा दवाई पैसा दे तो लड़का के इलाज होई। अभी कतका पैसा का मांग करत है? अभी 55,000 तोर बैठ के रुके है कहा थे अभी तक कतका ले लिए? 1-2 लाख ले लिए। हम लोगों को ना कोरबा से रिफ़र किया गया था। मेरा भाई का जो सिर में चोट लगा है, कोरबा से बोले कि बिलासपुर सिमसा में चले जाओ, तो हम लोग सिमसा आ रहे थे, बट नहीं, जो वहाँ के जो बोलते हैं ड्राइवर है एम्बुलेंस वाले, वो सीधा स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल में ले गए। हम लोगों को पता ही नहीं था कि वहाँ पे आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा है, और फिर बाद में बोले कि आयुष्मान कार्ड चल ही नहीं रहा है। हम लोगों को तो लग रहा था कि आयुष्मान कार्ड चल रहा है, और हम लोगों से बहुत ज़्यादा पैसा ले लिए हैं, और बोले कि अगर पैसा नहीं दोगे तो अपने मरीज़ को ले जाओ, बाहर ले जाओ। और मैं ऐसे ही नॉर्मली बात कर रही थी, बोली कि डॉक्टर साहब मेरा भाई कैसा है, तो वो बोले कि ठीक है तुम्हारा भाई ठीक है, लेकिन यहाँ से बाहर लेकर जाओगे तो तुम्हारा भाई नहीं बचेगा। और हम लोगों से करीबन 4 से 5 लाख ले चुके हैं। हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि पैसा दोगे तभी इलाज होगा। अब मैं तो अपना खेत भी बेच चुकी हूँ और उसके बाद भी पैसा नहीं हो रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई स्वामी विवेकानंद अस्पताल में आयुष्मान कार्ड नहीं चलता, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, कोरबा के सरकारी 100 बिस्तर अस्पताल और बिलासपुर के निजी अस्पताल के बीच आखिर कैसी सेटिंग है कि एम्बुलेंस चालक मरीज को सरकारी अस्पताल छोड़कर निजी अस्पताल में भर्ती करा देता है। क्या इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन और एम्बुलेंस चालक पर कार्रवाई होगी, या फिर सब कुछ पहले की तरह चलता रहेगा? गरीब मरीज सरकारी अस्पताल पहुंचना चाहते हैं, लेकिन एम्बुलेंस चालकों की मनमानी के कारण उन्हें निजी अस्पतालों में भर्ती कर दिया जाता है। ये न सिर्फ गंभीर लापरवाही है, बल्कि गरीब लोगों के साथ सीधा अन्याय है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में प्रशासन क्या कदम उठाता है और क्या पीड़ितों को न्याय मिल पाता है या फिर नहीं। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। करीब 1.5 महीने पहले साकेत अपार्टमेंट के रहने वाले गौरव सवन्नी ने 27 सितंबर को ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी थी। तब से ये सवाल बना हुआ था कि आखिर किस दबाव में एक युवा अपनी जिंदगी खत्म करने पर मजबूर हुआ। अब सिविल लाइन पुलिस की जांच ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है, और इसके पीछे जिस नाम का खुलासा हुआ है उसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि गौरव की आत्महत्या के पीछे दिल्ली की रहने वाली प्रियंका सिंह का सीधा संबंध है। गौरव और प्रियंका एक दूसरे को जानते थे और उनके बीच प्रेम प्रसंग था, लेकिन इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया। इसी विवाद के बाद प्रियंका ने गौरव को लगातार ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वह उसे झूठे मामलों में फंसाने की धमकियां देती थी, जिससे गौरव मानसिक रूप से टूट चुका था। ब्लैकमेलिंग और लगातार मिल रही धमकियों के दबाव ने उसके हालात इतने बिगाड़ दिए कि उसने मौत को ही अपना आखिरी रास्ता समझ लिया। करीबन 1.5 माह पूर्व गौरव सवन्नी है उछलापुर रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या किया था। उसकी जांच की गई। जांच पर पाया गया था जिसमें उसके पर्स से सुसाइड नोट, मोबाइल पर लिखे व्हाट्सएप चैटिंग आदि एवं उनके परिजनों के कथन और अन्य तथ्यों के आधार पर प्रियंका सिंह के द्वारा प्रताड़ित किए जाने और उसी का जिम्मेदार ठहराते हुए उनके द्वारा आत्महत्या की गई थी, जिसमें कल मर्ग से अपराध धारा 108 बीएनएस के तहत कायमी कर विवेचना में लिया गया। सिविल लाइन पुलिस ने जांच में जुटकर कॉल डिटेल, चैट्स और साक्ष्यों की कड़ियों को जोड़ा तो पूरा मामला स्पष्ट हो गया। पुलिस अब प्रियंका सिंह के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, धमकी देने और आत्महत्या के लिए उकसाने सहित कई गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर चुकी है। आगे की कार्यवाही तेज कर दी गई है और पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि कहीं प्रियंका किसी बड़े गैंग या नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं। बिलासपुर की इस घटना ने शहर में सनसनी फैला दी है और अब हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या न्याय मिलेगा उस युवक को जिसने चुपचाप सब सहने के बाद अपनी जान दे दी। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के ब्राह्मण प्रीमियर लीग के खेल परिसर सरकंडा में 21 नवंबर की रात करीब 11:30 बजे खेल मैदान के अंदर एक भयानक मारपीट की घटना सामने आई, जिसने खेल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और आयोजकों की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। करबला रोड के व्यापारी और चकरभाटा वार्ड के युवक अपने अपने साथियों के साथ मैदान में मौजूद थे। तभी स्कॉर्पियो में सवार आयुष दुबे और नवीन गोस्वामी, साथी शिवम मिश्रा और सुशांत सराफ ने उन्हें गालियां देते हुए हाथ, मुक्का और लात घूंसे से हमला किया। इस
हिंसक झड़प में व्यापारी के सिर, कंधा और सीने में गंभीर चोटें आई, जबकि युवक के नाक, मुंह और गले में चोटें लगी और उनके साथ ही नवीन गोस्वामी के पैर, हाथ और सीने में भी चोटें आई। प्रत्यक्षदर्शियों में आकाश सराफ, शिवम सराफ, भास्कर वर्मा, गुलशन साहू और अन्य लोग शामिल थे। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों पर काउंटर FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि खेल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था क्यों पूरी तरह विफल रही। यह घटना न केवल खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए खतरा है, बल्कि लीग की प्रतिष्ठा और आयोजकों की जिम्मेदारी पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करती है। दिनांक 21/11/2025 को रात्रि करीब 10 बजे स्टैंड में गाड़ी के रखने को लेकर आपसी वाद विवाद हुआ, जिसमें दो पक्षों के बीच आपसी मारपीट हुई, जिसमें आयुष दुबे, नवीन गोस्वामी, शिवम मिश्रा, सुशांत सराफ इन लोगों ने आपस में मारपीट की, जिनकी रिपोर्ट पर थाना सरकंडा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना में लिया गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें। आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर में रविवार को करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत का जोरदार दौरा रहा। उन्होंने शहर पहुंचते ही क्षत्रिय समाज की बड़ी बैठक ली और साफ कहा कि 7 दिसंबर को रायपुर में देश भर का क्षत्रिय समाज एकजुट होकर जबरदस्त प्रदर्शन करेगा। ये प्रदर्शन वीरेंद्र सिंह तोमर के समर्थन में किया जाएगा, जिनके साथ पुलिस द्वारा की गई कथित अभद्रता को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश बढ़ रहा है। डॉक्टर शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि करणी सेना पूरे देश से लाखों लोगों को रायपुर लाने की तैयारी में है। उनका कहना है कि यह सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने वीरेंद्र सिंह तोमर को बेरहमी से नंगे पांव बाजार में घुमाया, उन पर पैर रखकर उठाया और पानी मांगने पर पानी भी नहीं दिया। ये मानवाधिकार और संविधान दोनों का उल्लंघन है। उन्होंने दावा किया कि कस्टडी में वीरेंद्र सिंह तोमर के भाई की पत्नी के साथ भी गंभीर अभद्रता हुई और पुलिसकर्मियों ने उनके कपड़े उतरवाए। इन आरोपों पर करणी सेना ने कड़ा रोष जताया है। रायपुर में क्षत्रियों के स्वाभिमान को पुलिस प्रशासन द्वारा कुचला गया और हमारी बहन बेटी की इज्जत पे हाथ डाला गया। अब हम सभी सर्व समाज के लोग पूरे भारतवर्ष से रायपुर 7 तारीख को पहुंच रहे हैं। हमारा आयोजन है, पीड़ित परिवार का आयोजन है, समस्त क्षत्रिय और सर्व समाज के द्वारा आयोजन है। उस आयोजन को सफल बनाने के लिए हम गांव-गांव यात्रा करके न्योता दे रहे हैं और हम इन मांगों पे सहमति दर्ज करके ही मैदान छोड़ने का प्रण ले रहे हैं। और आप सबने देखा होगा जिस तरह से जो निर्ममता दिखाई गई और जिस तरह से हिरासत में हमारी बहन बेटी की इज्जत को तार-तार किया गया, वो कभी बर्दाश्त नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि 7 तारीख के पश्चात इस छत्तीसगढ़ की किसी भी नागरिक के साथ इस तरह की बर्बरता ना हो, वो सुनिश्चित करने के लिए क्षत्रिय अपना छात्र धर्म निभाने के लिए मैदान में उतर आए। डॉक्टर शेखावत ने थाने के प्रभारी योगेश कश्यप पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पूरा मामला पुलिस की एकतरफा कार्रवाई का प्रतीक है। उनका कहना है कि जिस भाषा में बात करनी पड़ेगी, करणी सेना उसी भाषा में जवाब देगी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस प्रशासन पर सवालों की झड़ी लग चुकी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में कार्रवाई किस दिशा में जाती है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। मैंने पहले भी कहा कि संविधान अपना काम करे। यदि कोई संविधान के दायरे में के बाहर जाके काम करेगा तो हम भी संविधान के दायरे में बाहर जाके उसको जवाब देंगे। हमने वही किया है और आगे भी जरूरत पड़ी तो हम संविधान के दायरे के बाहर जाके भी अपना कार्य करके साथ दिखाएंगे। ये हमारा जवाब है। थाना प्रभारी का नाम बता दें। योगेश कश्यप उस थाना प्रभारी का नाम है जो TI योगेश कश्यप। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। न्यायपालिका जो भी निर्णय देगी वह उन्हें मान्य है, लेकिन उसके पहले पुलिस की बर्बरता किसी भी हालत में स्वीकार नहीं। जो संविधान में रहेगा वो हमारा और जो संविधान से बाहर जाएगा उसे करणी सेना जवाब देना जानती है। उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर को आर पार की लड़ाई होगी।
तारीख में 7 तारीख, इस पार या उस पार जो होगा देखा जाएगा। जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए जवाब भी दे दिया जाएगा, क्योंकि क्षत्रिय केसरी झंडा और डंडे के साथ आ रहा है। सर लाखों की संख्या भारतवर्ष से आ रहा है, अनगिनत है, गिनती नहीं है। हाँ गिनती नहीं है साहब, ये तो मूवमेंट है, आंदोलन है साहब। संख्या क्या, लाखों की संख्या, 10 लाख 20 लाख कितने भी आ सकते हैं, वो सरकार जाने, उनका काम जाने। हम तो कह रहे हैं सरकार अभी भी समझ ले, पीड़ित परिवार को बुला के बात कर ले, न्याय दे दे, हमें आवश्यकता नहीं कुछ करने की। इधर पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वीरेंद्र सिंह तोमर पर अवैध वसूली, मारपीट जैसे कई गंभीर मामलों में आरोप दर्ज हैं और उन्हें सूदखोर वीरेंद्र तोमर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन करणी सेना का कहना है कि आरोप अलग बात है, लेकिन पुलिस की कथित ज्यादती बिल्कुल अलग मुद्दा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या पुलिस प्रशासन कोई कड़ी कार्रवाई करेगा, क्या आंदोलन और उग्र होगा, 7 दिसंबर को रायपुर में क्या होगा, इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ की नजर टिकी हुई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। लिंगियाडीह दुर्गा नगर में 50 वर्षों से बसे गरीब परिवारों के कुनबे में नगर निगम द्वारा 113 मकानों को तोड़ने की तैयारी से सभी गरीब दहशत में हैं। सड़क चौड़ीकरण, नाला निर्माण और फिर कॉम्प्लेक्स व गार्डन के नाम पर लगातार नोटिस और सर्वे से क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल है। इसी अनिश्चितता और बार बार की कार्रवाई के विरोध में क्षेत्र की महिलाएं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई हैं। उनका कहना है कि पहले भी बिना किसी ठोस निर्माण कार्य के मकानों को तोड़ा गया और यदि अब उनके बचे खुचे घरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई तो वे आत्मदाह जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगी। मौजूद है लिंगियाडीह चौक के पास, जहां पे काफ़ी महिलाएं यहां पे अनिश्चितकालीन धरने में बैठी हुई है। आखिर इनकी क्या मांग है और ये क्यों बैठी हुई है, आइए जानते हैं इनसे। जी क्या नाम है आपका? पिंकी देवांगन। किस लिए आप लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं? यहाँ सड़क और नाली का निर्माण हो रहा है, बचा है वो जगह, हम लोग को पट्टा चाहिए। 3 साल हो गया, पट्टे का पैसा हम लोग दे दिए हैं, अभी तक हम लोग को पट्टा नहीं मिला। 3 साल से ज़्यादा हो गया। भाजपा मुख्यमंत्री भाजपा सरकार का आश्वासन दिए थे, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान रहेगा, सबको वहीं आवास मिलेगा। अभी तक हम लोग का पट्टा नहीं आया। हम लोग का पट्टों का मांग है, यहाँ हम लोग को पट्टा चाहिए। किनके द्वारा पैसा आपसे लिया गया था? नगर निगम, हम लोग के पास प्रूफ है, जमा किए हैं। आप लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की निगम वालों से? हो गया है, अभी तक नहीं है, जाते गए थे, कुछ जवाब नहीं दिए। उधर पट्टे के लिए इनसे पैसा ले लिया गया, लेकिन अभी तक इनको पट्टा नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? मेरे से कहोगे? हाँ आप ही बताइए। यशोदा पाटिल। कितने साल के हैं आप? हम लोग यहाँ 50 साल से। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 75 साल की है। आप अनिश्चितकालीन धरने में बैठी हुई हैं, क्या चाह रही हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो पट्टा का पैसा लिया, वो पट्टा हमको आज तक दिया नहीं। मुख्यमंत्री का कहना था कि आपका घर नहीं तोड़ेंगे, आपका कुछ नहीं करेंगे, आपको पट्टा देंगे, जहाँ जो बसा है वहीं उसको निर्माण करवाएंगे। यहाँ गरीब की झुग्गी झोपड़ी तोड़कर यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ये हम लोगों होने नहीं देंगे। हम यहाँ मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जैसा कि इन्होंने कहा हम मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आखिर यह आश्वासन देने का मतलब क्या था? इनके घरों को तोड़ दिया गया और अब इनकी फिर से जो बची खुची जगह है उन पर भी कॉम्प्लेक्स बनाने की बात चल रही है। क्या कहना है आपका? देखिए भैया, ये सामने की जगह को अचानक तोड़ दिया गया, हम लोग कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग अपना जो बचा है उसको बचाना चाहते हैं। और हम लोग टैक्स भी पटाए हुए हैं और पट्टे का रसीद भी हमारे पास है। हमको आश्वासन दिया गया है कि आपका घर मकान नहीं तोड़ा जाएगा, जिनका घर है उनको वहीं वास दिया जाएगा। हम लोग यहाँ रहना चाहते हैं, हमको रहने दीजिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। जो भी है जैसा भी है, हम लोग अपने घर में ही रहना चाहते हैं। हमको यहीं आप चाहिए, हम लोग को पट्टा दे दीजिए, हम लोग चैन से रह सके। यदि प्रशासन जो बचे खुचे हुए जगहों को भी तोड़ेगी तो आप लोग उसका विरोध किस तरह से करेंगे? भैया, यहाँ जो भी होगा हम अपने तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे। जान भी हम लोग बाजी लगा देंगे, लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे। इनका कहना है कि हम अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। इनसे वादा किया गया था कि जहाँ पे झोपड़ी है वहीं मकान बना के दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो कुछ बची कुची और जगह है उन्हें भी तोड़कर वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारियाँ की जा रही है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज। बिलासपुर में खनिज विभाग ने अवैध उत्खनन और परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिले के कई इलाकों में निरीक्षण किया। इसी दौरान विभिन्न स्थानों से कुल 11 वाहन अवैध खनन और परिवहन करते हुए पकड़े गए। 22 नवंबर को खनिज अमला तिफरा, चकरभाटा, छतौना, अमसेना, उड़ेला, लाखासार, काठाकोनी, तखतपुर, दर्री, खुटेला,
कोटा, भरनी, लमेर, लोखड़ी और पाट बाबा क्षेत्रों में पहुंचा। जांच के दौरान चकरभाटा, छतौना और अमसेना में मुरुम का परिवहन करते 4 हाईवा वाहन पकड़े गए। उड़ेला क्षेत्र में मुरुम का अवैध उत्खनन करते 2 जेसीबी और 2 हाईवा को जब्त किया गया। वहीं छतौना क्षेत्र से फर्सी पत्थर ले जा रहे एक टिपर को भी जब्त किया गया। इन सभी 9 वाहनों को पुलिस थाना चकरभाटा की अभिरक्षा में रखा गया है। इसके अलावा दर्री क्षेत्र में गिट्टी का परिवहन करते एक हाईवा और लोखड़ी मंगला क्षेत्र में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई, जिन्हें चौकी जूनापारा और थाना कोनी में जमा कराया गया है। कुल 11 वाहनों की जब्ती के साथ खनिज विभाग ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण करने वालों पर लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बिलासपुर में धान खरीदी का सीजन पूरी रफ्तार में है। उपार्जन केंद्रों के खुलते ही किसान अपनी मेहनत की फसल समर्थन मूल्य पर बेचने पहुंच रहे हैं। इसी बीच कुछ कोचिया और दलाल अनुचित फायदा उठाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन प्रशासन ने उनके मंसूबों पर बड़ा ब्रेक लगा दिया है। चकरभाटा में की गई छापेमारी में टीम ने व्यापारी सुरेश पंजवानी धानवाला के गोदाम से 75 बोरी यानी करीब 30 क्विंटल अवैध धान जब्त किया है। जब्त धान की सरकारी कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। जांच के दौरान व्यापारी ने न तो धान के दस्तावेज दिखा सका और न ही भंडारण का सही कारण बताया। आशंका है कि यह धान किसी सोसाइटी में खपाने की तैयारी में था, लेकिन कार्रवाई से पहले ही मामला पकड़ में आ गया। यह कार्रवाई मंडी अधिनियम के तहत की गई, जिसमें एसडीएम बिल्हा, तहसीलदार बोदरी, खाद्य निरीक्षक और मंडी कर्मचारियों की टीम शामिल रही। प्रशासन ने साफ कर दिया कि किसानों के हक से छेड़छाड़ करने वालों पर आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, आप जाइएगा नहीं, देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में केंद्र सरकार गांव-गांव तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन योजना चला रही है। उद्देश्य साफ है, हर घर नल से जल। लेकिन बिलासपुर से लगे गांव दर्रीघाट में इस योजना की हकीकत देखने जब हमारी टीम पहुंची तो जो तस्वीर सामने आई वो चौंकाने वाली ही नहीं, बल्कि व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा करने वाली है। बिलासपुर शहर से चंद किलोमीटर की दूरी पर स्थित दर्रीघाट गांव में लगभग 70 लाख रुपए की लागत से जल जीवन मिशन योजना के तहत विशाल पानी टंकी खड़ी की गई है। पाइपलाइन बिछाई गई, घर घर नल लगाए गए। कागजों में योजना पूरी, रिपोर्ट में फाइलें चमक रही हैं और ठेकेदार को पूरा भुगतान तक कर दिया गया। लेकिन असली सच्चाई 2021 से 2023 के बीच पूरा बना ये प्रोजेक्ट आज तक एक बूंद भी पानी नहीं दे पाया है। हाँ, आपने सही सुना, नल लगे हैं, पाइपलाइन बिछी है, टंकी भी खड़ी है, पर पानी गायब। गांव के लोगों से जब ग्रैंड न्यूज की टीम ने बात की तो ग्रामीण आक्रोशित नजर आए। उनका कहना है, सरकारी रिपोर्ट में हमारे घरों में पानी पहुंच चुका है, पर हकीकत ये है कि नल में आज तक पानी ही नहीं आया है। रोजाना पानी के लिए घंटों परेशान होना पड़ता है। ग्रामीणों ने साफ कहा कि जनप्रतिनिधि हो या विभागीय अधिकारी, सभी ने सिर्फ पाइप लगा दिए, नल लगा दिए, फोटो खिंचवा लिए, पर पानी देना किसी ने जरूरी नहीं समझा। लते 1 साल हो गए लगे और पानी आते में नहीं आवे, कम कम आते पानी। और सरपंच मन ला कहे है करवारे में तो नहीं कहे। अच्छा ठीक, तो पानी वानी बर अभी कैसे करता फिर? यदि बोर है ते लाथन पानी ढुहार ढुहार के भरथन पानी अयो बने रहते ता यूज रहते और नहीं रहे ना तो बिगड़ जाते, तो फिर पैसा हुआ करके बनवाते। मोहल्ला के मन बनवाते? हाँ, सरपंच मन नहीं बना? ओ मन बनवाते, पर मोहल्ला के यूज नल पौध के परिहार के लगे बरो कर हे हो है और पौध पानी देमा के लहे करी त कोकरो घर गिरथे, कोकरो घर नहीं गिर। दर्रीघाट ना बिना नल में पानी माथे जिन टेप नल लगे हम तो अभी नहीं आए में पानी नहीं आए दे बोर हेवे ना तेल ला फिट करी तो टंकी में एको कनी भरावे तो कोकरो घर गिरा, कोकरो घर नहीं गिरा। हाँ, यही बोर के जात रही सुन। अब ये टेप नल के अभी पानी है नहीं, में पानी मेरे लिए निकल गए था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अमृत मिशन योजना के नियम के अनुसार जब तक नल में पानी नहीं आता तब तक ठेकेदार को 70% से अधिक भुगतान नहीं किया जा सकता। लेकिन दर्रीघाट में क्या हुआ? काम अधूरा, पानी बंद,
पर ठेकेदार का भुगतान पूरा, यानी एकदम साफ मामला गड़बड़ है। यह वही पैसा है जो जनता के टैक्स के रूप में देती है और उसे ही ऐसे प्रोजेक्ट में बर्बाद कर दिया जाता है। सोचिए 70 लाख की टंकी खड़ी है लेकिन उसमें पानी का नामो निशान तक नहीं है। ये योजना नहीं, कागजी सरकारी प्रदर्शन है और इसी से जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार की बदबू आखिर क्यों आ रही है। गांव के लोगों का सवाल है कि जब योजना की लागत करोड़ों में है तो पानी क्यों नहीं आया। जिम्मेदार कौन है, ठेकेदार, अधिकारी या फिर जनप्रतिनिधि? जनता महीनों से परेशान है लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। योजना शुरू हुई, पानी टंकी बनी, पाइपलाइन डाली गई, फाइलें पास हुई, पेमेंट हो गया, लेकिन जनता को क्या मिला? सूखा नल और झूठा सपना। नहीं पानी नहीं बने बस है और टंकी में पानी नहीं चलत नहीं है। वो एक आध हफ्ता चली तहल बंद है। कितने साल हो बनी? का 5 साल 6 साल करीब होते बनी। डब्लू सरपंची में बने हैं। तो अब ये पानी वानी नहीं है? कुछ नहीं बंद पड़े हैं। तो कैसे करता फिर गाँव का? अरे नल में गुजारा करा था नल तालाब करके। सरपंच ध्यान नहीं दे। अब कोई तो ध्यान नहीं देते, बने पड़े हैं, अब कोई नहीं ध्यान देते। आए महीना दिन आएगा पानी, बस रुक के आए तो पानी की व्यवस्था नहीं तो बंद हो गए। पानी आती तो चलती, अभी भी पानी भरी तो चल ही, पानी है ये नहीं टंकी में तो कहाँ चली। वो दिन पानी आते तो पूरा आवे नहीं करे, पानी की कमी के नाड़ी के नहीं आवे। पानी आती तो चालू होती चलती, मर खुद चालू करत रहे पानी ला। अब बड़ा सवाल, क्या प्रशासन इस खुली गड़बड़ी पर कार्रवाई करेगा? क्या जांच होगी? क्या दोषियों पर गाज गिरेगी या फिर ये मामला भी सरकारी फाइलों में धूल खाता रहेगा और अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोते रहेंगे? दरिघाट की यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, यह उन हजारों गांवों की सच्चाइयां हैं जहां योजनाएं कागजों में पूरी लेकिन जमीनी हकीकत में अधूरी हैं। अब देखना यह है कि खबर के बाद अफसर जागेंगे या जनता यूं ही सूखे नल के भरोसे छोड़ दी जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। रविवार को मितानिन दिवस पूरे सम्मान और गरिमा के साथ मनाया गया। बिलासपुर जिले के शहरी इलाकों में आयोजित कार्यक्रमों में उन मितानिनों को सम्मानित किया गया जो मातृ और शिशु स्वास्थ्य से लेकर टीकाकरण, पोषण और जागरूकता तक हर मोर्चे पर समुदाय की पहली स्वास्थ्य प्रहरी बनकर खड़े रहती हैं। तालापारा क्षेत्र के वार्ड नंबर 22 से 28 तक की सभी मितानिनों को पार्षद शेख नजरुद्दीन ने विशेष रूप से सम्मानित किया, लेकिन इसी सम्मान के बीच एक पुरानी मांग फिर से तेज हो गई और वो है मानदेय बढ़ाने की पुरानी मांग। छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे मजबूत कड़ी मितानिनों को माना जाता है। ये मितानिनें जन्म से लेकर बच्चे के 5 साल के होने तक 24 घंटे सेवा देने का जिम्मा निभाती हैं। गांव और शहर की गलियों में घर घर जाकर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना, पोषण की समझ बढ़ाना, टीकाकरण सुनिश्चित करना, बीमारी की रोकथाम के लिए जागरूक करना, इनकी जिम्मेदारियां अनगिनत हैं। इसके बावजूद मितानिनों का मानदेय बेहद कम है, जिससे उनके समर्पण और मेहनत के अनुपात में आर्थिक सहयोग का सवाल लगातार उठता रहता है। रविवार को हुए आयोजन में भी मितानिनों ने यही मांग एक बार फिर दोहराई है कि उनके मानदेय में तत्काल बढ़ोतरी की जाए। ये हर साल की तरह इस साल भी 23 नवंबर की मितानिन दिवस रहता है। क्योंकि मितानिन लोग जो पूरा एक साल पूरा काम करते हैं, बच्चे के जन्म से लेके उसके पोषण 5 साल के पोषण तक के वो पूरा सेवा करते हैं। उन गर्भवती माताओं का सेवा करते हैं। जैसे बच्चा गर्भ में आता है तब से लेके दवाई और उनका चेकअप कराना, ले आके हॉस्पिटल में उनका कराना, जो घर के सगे लोग नहीं कर पाते हैं, जो माँ नहीं कर पाती है, सगी बहनें नहीं कर पाती हैं, सास नहीं कर पाती हैं, वो सारा काम को मितानिन लोग करते हैं। और साथ ही शासकीय योजनाओं का भी मध्यम वर्गीय गरीबों लोगों को, गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने का काम करती हैं और बुजुर्गों को दवाई वितरण करने का काम करती हैं और जन जागरण का भी काम करती हैं। जिस तरीके से वो काम करती हैं वैसा उनको मानदेय मिलता नहीं है, जबकि वो उस मानदेय का हकदार है, कलेक्टरेट का हकदार है, लेकिन वो उनकी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। इसलिए भी हम लोग उनका सम्मान करते हैं कि निस्वार्थ सेवा भाव से जिस तरीके से वो काम करते हैं वो लाजवाब काम है। और इसीलिए आज उनका एक सम्मान समारोह वार्ड क्रमांक 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 32 के मितानिन जितने भी यहाँ पे रहते हैं, हर साल हम लोग उनके सम्मान देने का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में मितानिन शब्द का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ ये है
कि जो सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र होता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, और उसको हम लोग मितान के रूप में मितान बत्ते हैं, महिलाएं मितानिन बत्ती हैं, वो हमारे परिवार का अभिन्न अंग होता है। हमारे दीदी बहनें माताएं जब गर्भवती होती हैं तो गर्भवती के समय से हो लेकर के बच्चा के जन्म होते तक और 5 साल तक के इन लोग घर घर जा कर के उन जचकी वाले महिलाओं का बच्चों का सेवा करते हैं, समय समय पर टीकाकरण करते हैं, दवा दिलाने का काम इन लोग करते हैं। एक ऐसा सेवा भावी संस्था है जो वर्तमान में इनको जो मानदेय मिलता है वो बहुत कम है, 5,000 रुपये है। चूँकि कलेक्टर रेट भी लेबर का आज जो प्रतिदिन का रोजी है वो 400 है, तो कम से कम इन लोगों को कलेक्टर रेट में इनके मजदूरी के रूप में, इनके सेवा के रूप में शासन को पैसा प्रदान किया जाना चाहिए। ये मितानिन दिवस 23 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। आप लोगों को पता है कि पारा स्तर पर मितानिनें बनाई गई हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारा वो घर डोर टू डोर जाकर उनके बारे में बताती है और उनके चर्चा करके उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। तो इस संबंध में उनके लिए एक दिन दिया जाता है जिसे 23 नवंबर मितानिन दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। और हमारे माननीय पार्षद महोदय जी, छोटे पार्षद जी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ 22 नंबर वार्ड से लेकर 32 नंबर वार्ड की जितनी मितानिनें आती हैं उन सबका हर साल इसी तरीके से बहुत सादे तरीके से सम्मान दिवस मनाते हैं। बिलासपुर में हुए सम्मान में मितानिनों के मनोबल को जरूर बढ़ाएगा, लेकिन उनकी वास्तविक उम्मीद बेहतर सुविधाओं और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी है। तालापारा में पार्षद शेख नजरुद्दीन द्वारा सभी मितानिनों को सम्मानित किए जाने से कार्यक्रम में उत्साह का माहौल दिखा। साथ ही ये भी साफ था कि लंबे समय से बिना रुके सेवा देने वाली ये मितानिनें अब अपनी भूमिका के अनुरूप मानदेय की हकदार हैं। समुदाय की सेहत सुधारने में उनकी भूमिका जितनी अहम है उतना ही जरूरी है कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करे ताकि मितानिन कार्यक्रम और अधिक मजबूत रूप से आगे बढ़ सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम और अवैध पार्किंग को लेकर यातायात पुलिस एक्शन मोड में है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात गोपाल करियारे खुद सड़क पर उतरकर स्थिति का जायजा लेते दिखे। इस दौरान अवैध पार्किंग, फुटपाथ अतिक्रमण और बेसमेंट को व्यापारिक स्थल बनाकर जनता को होने वाली परेशानियों पर कड़ा रुख अपनाया गया। दुकान के सामने व्यापारियों द्वारा पार्किंग किए जाने वाले वाहन और ग्राहकों की गाड़ियां रोड पर लगा देने से लगातार जाम की स्थिति बन रही है। इस समस्या को देखते हुए एएसपी गोपाल करियारे ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू करा दी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में सड़क पर ऐसे वाहन नहीं खड़े किए जाएंगे जो यातायात बाधित करते हैं। जो वाहन रोड किनारे अवैध रूप से खड़े मिले उन्हें लिफ्ट कर सीधा थाने भेजा गया। साथ ही दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि दुकान के सामने की सड़क को निजी पार्किंग न समझें और अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग में ही लगाएं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर लगातार यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और इसी क्रम में आज जो है शहर की व्यवस्था देखने हेतु मैं स्वयं निकला हुआ था। यहाँ पर देखा गया कि कई जगहों पर जो है नो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी की जा रही हैं। कई दुकान संचालकों के द्वारा अपने ग्राहकों की गाड़ी जो है जो मुख्य मार्ग है वहाँ पर खड़ी कराई जा रही है, क्योंकि खुद की गाड़ियाँ जो है दुकान के सामने खड़ी है, इसलिए ग्राहकों की गाड़ी खड़ने के लिए कहीं पर सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्राहकों की गाड़ी रोड पर खड़ी हो जा रही है, जिससे आवागमन बाधा होने की स्थिति निर्मित हो रही थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को जो है टोह करके थाने लाई गई है और उन पर वैधानिक उचित कार्रवाई की गई है। साथ ही जितने भी जो बेसमेंट पार्किंग है जो कि दुकान संचालकों के द्वारा या व्यवसायियों के द्वारा जो है उसको गोडाउन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको सख्त हिदायत दिया जा रहा है कि जो विधिवत जो पार्किंग बनाई गई है, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के द्वारा जो डिज़ाइन किया गया है उसके तहत उसमें पार्किंग की भी व्यवस्था होता है, तो उस पार्किंग को जो है वाहनों की समुचित पार्किंग के लिए ही उचित उपयोग किया जाए, जो कि नहीं किया जा रहा है, इसके लिए भी हिदायत दिया गया है। साथ ही जितने भी जो होर्डिंग्स वगैरह हैं जिसकी वजह से कई बार जो है गाड़ियों में एक्सीडेंट की घटना घटित होने की जो बातें संज्ञान में आते रहती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो दुकान संचालकों के द्वारा दुकान के सामने
अपने मुख्य मार्ग पर जो सड़कों पर जो होर्डिंग्स लगाई गई है उसको भी जब्ती किया गया है नगर निगम के द्वारा, उसको डिस्पोजल भी की जाएगी। उसी तरीके से जितने भी जो गाड़ियां हैं जो बेतरतीब तरीके से खड़ी होती हैं उन पर कार्रवाई की गई है। साथ ही नगर निगम की टीम गई थी जिनके द्वारा ये हिदायत दिया गया कि 2.5 फीट के जो दुकान के बाहर जो उनके विक्रय सामग्री रखने का जो प्रावधान है उससे अधिक दूरी तक या मुख्य मार्ग पर जो अपने विक्रय सामग्री को बिखरा कर रखे हुए थे, ऐसे दुकान संचालकों की जो विक्रय सामग्री है उसको भी नगर निगम के द्वारा जब्ती बनाई गई है। और साथ ही जितने भी जो दुकान संचालक है, व्यवसायीगण हैं और जो है फेरी वाले हैं आदि हैं, जो इनको समझाइश दिया गया है कि मुख्य मार्गों को कभी बाधित न करें। पुलिस की टीम ने उन दुकानदारों पर भी सख्त कार्रवाई की है जिन्होंने अपने बेसमेंट जो कि पार्किंग के लिए निर्धारित था उसे व्यावसायिक स्थल बनाकर दुकान बना ली है। ऐसे सभी संस्थानों को नोटिस जारी किया गया तथा अवैध सेटअप को हटाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा जो दुकानदार अपना सामान सड़क पर फैला कर रखते थे उन्हें भी कड़ी चेतावनी दी गई। एएसपी ने साफ कहा है कि सड़क जनता की सुविधा के लिए है, व्यवसाय के लिए नहीं। नियम तोड़ने वालों पर भी आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में सड़क को अतिक्रमण मुक्त बनाने की निकली यातायात पुलिस के सामने एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। नियम लागू कराने पहुंचे अधिकारी ही उल्टा नियमों का पाठ सुनते दिखाई दिए। एक व्यापारी और उसका बेटा न सिर्फ सड़क जाम कर बैठे थे बल्कि पुलिस कार्रवाई को रोकने की कोशिश में बहसबाजी पर भी उतर आए। अब सवाल यह है कि जब यातायात व्यवस्था सुधारने वालों को ही रोकने की कोशिश होने लगे तो आम जनता की सुविधा का क्या होगा। घटना बिलासपुर की है जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने अभियान पर निकले थे। पुलिस टीम व्यापारियों को समझाइश दे रही थी कि दुकानें और ठेले सड़क पर खड़े कर यातायात बाधित न किया जाए, लेकिन तभी व्यापारी का बेटा उलझने लगा और बात बढ़ते बढ़ते पिता तक पहुंच गई। पिता की भाषा और अंदाज ऐसा था मानो वे पुलिस अधिकारियों को नहीं बल्कि किसी अदालत में फैसला सुना रहे हों। उन्होंने व्यापार संगठन का हवाला देकर पुलिस को ही नियम समझाने की कोशिश की, जबकि सड़क जाम करने में गलती उन्हीं की थी। जब भी हम कार्रवाई करते हैं तो निश्चित तौर पर कई दुकान संचालकों के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जाता है, क्योंकि वे जो है बिना यातायात नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने दुकानों का संचालन करते हैं। जब यातायात पुलिस या जो है थाना पुलिस जो है उन्हें नियमों की जो है समझाइश दिया जाता है तो वे जो है अपने स्वतंत्रता पर उतर आते हैं या स्वच्छंदता पर उतर आते हैं और यातायात नियमों को बाधित करते हैं और मानने को तैयार नहीं होते हैं। ये हर बार की कार्यवाही में वाद विवाद की स्थिति निर्मित होती है। पुनः मैं सभी नागरिक बंधुओं से, सभी व्यापारिक बंधुओं से, समस्त जो दुकान के संचालक बंधुगण हैं, जितने भी ठेला गुमटी अन्य व्यवसाय कर रहे हैं, सभी से अनुरोध करता हूं कि वे यातायात व्यवस्था बनाने में यातायात पुलिस बिलासपुर का, थाना पुलिस का और प्रशासन का सहयोग प्रदान करें। एएसपी गोपाल करियारे का कहना है कि कार्रवाई के दौरान ऐसे बहसबाज लोग मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन यातायात सुधार के लिए सड़क को खाली रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने साफ कहा है कि व्यापारियों, ठेले वालों और दुकानदारों को सड़क पर कब्जा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे शहर की यातायात व्यवस्था बाधित होती है। वहीं वीडियो में साफ दिखता है कि व्यापारी और उसका बेटा किस तरह हट धर्मिता पर उतर आए, मानो सड़क उनकी निजी उपयोग की जगह हो। इसके बावजूद पुलिस टीम अपने काम पर डटी रही और कार्रवाई बिना रुके पूरी की गई। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। यहाँ लेते एक और छोटा सा ब्रेक, जाइएगा नहीं, देखते रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। खबरों में हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं। आगे की कड़ी में बिलासपुर में बिजली विभाग ने बकायेदारों के खिलाफ बड़ी और सख्ती कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार के आदेश के बाद यह विशेष अभियान पूरे जिले में तेजी से चल रहा है। लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर विभाग अब सीधे करंट एक्शन मोड में आ गया है। बकायेदारों के खिलाफ अभियान के तहत नेहरू नगर डिवीजन में अब तक बड़ी कार्रवाई की गई है। बिजली विभाग ने 50,000 और 1 लाख रुपए तक के बकायेदारों की सूची तैयार कर दी है। इनमें से 270 उपभोक्ताओं की बिजली काटी जा चुकी है, जिन पर 94 लाख रुपए का बकाया था। इसी के साथ 600 उपभोक्ताओं से 2 करोड़ रुपए वसूल भी कर लिए गए हैं। लगातार चेतावनी के बावजूद बिल नहीं भरने वालों पर विभाग ने सख्ती और बढ़ा दी है। घरों और दुकानों में अचानक पहुंचकर टीमों ने कनेक्शन काटे और लोगों को तुरंत बकाया जमा करने की सलाह दी।
जिला प्रशासन भी इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहा है ताकि पुराने बकाये जल्द से जल्द वसूले जा सकें। विभाग का कहना है कि बिजली सेवा को सुचारू रखने के लिए राजस्व वसूली बेहद जरूरी है। कई उपभोक्ता महीनों से बिल नहीं भर रहे थे, जिससे विभाग को करोड़ों का नुकसान हो रहा था। अधिकारी ने बताया कि अगर कोई उपभोक्ता बिल जमा किए बिना दोबारा कनेक्शन जोड़ता है या चोरी से बिजली चलाता है तो उसके खिलाफ विद्युत अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना और FIR दोनों की पूरी तैयारी है। अभी तो हमने शुरुआत में 50,000 से एबव जो अधिक बकायादार हैं उन पे अभियान छेड़ा हुआ है और उसमें 20 से 50 में भी कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 270 कनेक्शन लगभग 94 लाख का हमने काट दिया है और लगभग 600 उपभोक्ताओं से हमने 2 करोड़ रुपये वसूल कर लिया है। लगातार अभियान जारी है और जो लाइन कटे हैं अगर वो बिना बकाया राशि भुगतान के अगर जोड़ के चलाते हुए मिलेगा तो उन पर फिर विद्युत अधिनियम है ना के तहत में 138 केस बना के हम आगे कार्रवाई करेंगे। बकाये जमा करने वालों को राहत मिलेगी, लेकिन लापरवाही करने वालों पर अब हर दिन कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग का साफ संदेश, बिल भरें, बिजली बचाएं, परेशानी से बचें। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर शहर में ट्रैफिक जाम लगातार बढ़ता जा रहा है और यातायात बाधित होने की समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। उसलापुर ब्रिज पर भी जाम की स्थिति इतनी बढ़ गई कि एक एम्बुलेंस फंस गई, जिससे ये सवाल उठता है कि यदि समय पर कोई गंभीर मरीज होता तो क्या होता। शहर की सड़कें लगातार जाम का शिकार हो रही हैं, जिससे आपातकालीन सेवाओं और आम लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। प्रशासनिक अधिकारियों और नगर निगम से नागरिकों ने अपेक्षा की है कि वे जल्द से जल्द सड़क और यातायात व्यवस्था सुधारें ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके और शहरवासियों को समय पर सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित हो सके। कोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत अमने में 3 वर्षीय मासूम बच्ची खेलते खेलते पानी की टंकी में डूब गई, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, तत्काल मासूम बच्ची को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटा लेकर पहुंचे, जहां डिप्टी में पदस्थ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत अमने में अपने मामा के घर में रह रही मृतका परी वैष्णव पिता कल्याण दास उम्र 3 वर्ष घर के पास खेल रही थी। खेलते खेलते पानी के टंकी के पास चली गई और टंकी में गिर गई, जिससे मासूम डूब गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन स्थल पर पहुंचकर मासूम बच्ची परी वैष्णव को बाहर निकाला और इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटा लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी में तैनात डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। कोटा पुलिस ने शव का पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। विजयपुरम कॉलोनी सरकंडा में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोग चिंतित हैं। कॉलोनी में रहने वाले एक ACCL के रिटायर्ड कर्मचारी ने बताया कि 16 नवंबर की रात सोने के बाद 17 नवंबर की सुबह उन्होंने देखा कि घर के बाहर लगे 2 AC के नट बोल्ट जमीन पर पड़े थे और करीब 3-3 मीटर वायर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया था। इसके बाद 19-20 नवंबर की रात को छत पर लगे 3 AC से भी इसी तरह 3-3 मीटर वायर चोरी कर ले जाया गया। पड़ोस में भी चोरी की घटनाएं हुई हैं। अनिमेश रायजादा के घर से ट्रांसफार्मर का 12 मीटर केबल और नट बोल्ट चोरी हुए, जबकि सत्य सराफ के घर का कैमरे का केबल काट कर ले जाया गया। इस बीच डॉक्टर मिंच के घर में लगे CCTV का वीडियो क्लिप भी सामने आया है, जिसमें सुबह करीब 4 बजे एक संदिग्ध की परछाई दिखती है, जो वारदात से जुड़ा मामला माना जा रहा है। कुल मिलाकर करीब 15 मीटर AC कॉपर वायर और 12 मीटर ट्रांसफार्मर केबल समेत लगभग 15,000 रुपए का सामान चोरी हुआ है। पीड़ित ने पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। तो ये थी बुलेटिन में आज की ताज़ा तरीन खबरें। इन खबरों के साथ मेरी पूरी टीम के साथ इरशाद को दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले हम आपको बता दें कि बिलासपुर ज़िले के कोटा क्षेत्र में स्थित डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर अरविंद कुमार तिवारी ने ग्रैंड न्यूज़ कार्यालय पहुंचकर वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भारतीय शिक्षा पद्धति, प्रदेश की लोक कला संस्कृति सहित स्किल डेवलपमेंट को लेकर विस्तार से अपनी बातें रखी। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन किस तरह से अपने छात्रों को स्किल डेवलपमेंट के तहत उन्हें दक्ष बना रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी क्या क्या नए प्रयोग कर रहा है, इस पर भी उन्होंने अपनी बातें रखी। लोगों के मन में उपजे संदेह को भी उन्होंने यहाँ स्पष्ट किया। आइए इस बुलेटिन के बाद ब्रेक लेकर करते हैं चर्चा। इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आपके यहाँ से जो प्रमाण पत्र मिलते हैं सरकारी नौकरियों में मान्य है, आज क्या स्थिति है यूनिवर्सिटी में, कहाँ पहुँचे हैं हम? राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब आई तो उसमें चरणबद्ध तरीके से विश्वविद्यालय ने काम शुरू किया। आज हमारे विद्यार्थी डिप्टी कलेक्टर हैं, आज हमारे विद्यार्थी जज हैं, आज हमारे विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज हमारे विद्यार्थी केंद्रीय जो प्रशासन है वहाँ पर भी बड़े ओहदों पर काम कर रहे हैं। हमने कौशल को लेकर के वर्ष 2015 में ही काम शुरू कर दिया था। वेदों में पर्यावरण ज्ञान एवं वेदों में विज्ञान। निजी विश्वविद्यालय कहाँ तक ले जा रहे हैं स्टूडेंट्स को? एजुकेशन को लेकर के सोचेंगे तो ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के कई कोनों में इसका अभाव है। जो निजी विश्वविद्यालय आ रहे हैं वो राजधानी केंद्रित। छत्तीसगढ़ी जीवन शैली, कला, संस्कृति, साहित्य को लेकर आप क्या किस तरह सोचते हैं, क्या है? छत्तीसगढ़ी लोक कला, संस्कृति, साहित्य का मूल रूप में संरक्षण आज की महती आवश्यकता है। नमस्कार, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे मेहमान CV रमन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर अरविंद कुमार तिवारी जी। तिवारी जी, आपका हम स्वागत करते हैं स्टूडियो में। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा परिचय के साथ शुरू करता हूं कि तिवारी जी हमारे बिलासपुर ज़िले के पड़ोसी ज़िले जांजगीर के बिनारी गांव में पैदा हुए और वहां से पढ़ाई लिखाई के साथ बिलासपुर और जांजगीर में उन्होंने पढ़ाई पूरी की है और आईसेक्ट एजुकेशन से काफ़ी वर्षों से जुड़े रहे हैं। CV रमन यूनिवर्सिटी में सबसे पहले एजुकेशन डायरेक्टर, डिस्टेंस एजुकेशन के डायरेक्टर के रूप में उन्होंने काम किया। उसके बाद अब रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तिवारी जी से हम बहुत सारी शिक्षा को लेकर चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहला तिवारी जी से ये जानना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पालन को लेकर हमारा यूनिवर्सिटी, रमन यूनिवर्सिटी क्या कर रहे हैं, इस पर कहाँ पे हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब आई तो उसमें चरणबद्ध तरीके से विश्वविद्यालय ने काम शुरू किया। पहले तो ये ड्राफ्ट आया था और बहुत सारी परिचर्चाएं आयोजित हुई और हमने बहुत सारे सजेशन भी उनको भेजे थे और जब ये फाइनल प्रकाशित होकर के आया तब इसमें चर्चाओं परिचर्चाओं के साथ साथ संगोष्ठियां आयोजित की गई और विद्यार्थियों और प्राध्यापकों को इसे सीधे जोड़ा गया। और सबसे पहले प्रदेश में डॉक्टर CV रमन विश्वविद्यालय का NEP का ऑर्डिनेंस प्रकाशित हुआ और विश्वविद्यालय में विगत 1.5 वर्षों से NEP लागू है। विश्वविद्यालय वास्तव में NEP का जो मूल स्वरूप है उसको लागू करने के लिए अधोसंरचना की दृष्टि से पूर्ण रूप से तैयार था, क्योंकि उसका जो पहला कंसेप्ट है वो बहुविषयक संस्थान की बात होती है। तो विश्वविद्यालय में 32 अलग अलग जो विभाग हैं और 9 संकायों में बटे हुए हैं। इसके साथ ही साथ हमारे पास 14 उत्कृष्टता केंद्र हैं जो कि NEP के मंशा के अनुरूप विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। विश्वविद्यालय में साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर के तो काम किया ही किया है, परंतु लोक संस्कृति, लोक कला, लोक साहित्य, हिंदी, इन सब को लेकर भी बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। हमने कौशल को लेकर के वर्ष 2015 में ही काम शुरू कर दिया था और प्रधानमंत्री कौशल केंद्र जो है वो विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित है। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन का स्किल सेंटर है एवं वहां पर हमने जो नई बातें जोड़ी वो लोक कौशल को वहां पर कनेक्ट किया। तो लोक कौशल जो है प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप जो विश्वकर्मा योजना है उससे अलाइंड हुई और हम स्थानीय कौशल का तकनीकी प्रशिक्षण देने में सक्षम रहे। जैसा आपने कहा स्किल इंडिया कौशल विकास को लेकर काफ़ी काम, आज क्या स्थिति है यूनिवर्सिटी में, कहाँ पहुँचे हैं? अब तो NEP आने के बाद हर विषय ही कौशल का विषय हो गया है, परंतु डॉक्टर CV रमन विश्वविद्यालय के पास ये गौरव है कि जब प्रदेश में कौशल विकास विशेष करके उच्च शिक्षा में जब स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री की बात आई तो सर्वप्रथम
बीवोक नामक पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय ने इंट्रोड्यूस किया और तब छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विश्वविद्यालय को स्टेट का रिसोर्स सेंटर भी घोषित किया गया था। और आज विश्वविद्यालय अपने सभी पाठ्यक्रमों को ऐसा एनईपी के मॉडल के हिसाब से डिजाइन कर चुका है कि उसका बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे पाठ्यक्रम भी अब व्यवसायिक स्वरूप में है और वो विद्यार्थियों को कोई ना कोई कौशल प्रदान कर रहे हैं जिससे उसको रोजगार की दिशा में भविष्य में सफलता मिलेगी। चूँकि डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो शिक्षा के हिसाब से भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या किया जा रहा है? भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के हमने प्रदर्शनी बनाई है और ऋषि वैज्ञानिक कक्ष का हमने निर्माण किया है, जो कि भारतीय ऋषियों के विज्ञान के शोध को आम विद्यार्थियों के सम्मुख प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही साथ हमने जो भारतीय ज्ञान ग्रंथ थे उन ग्रंथों को, जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, मीमांसा, ब्राह्मण, ऐसे जो पुस्तक हैं, ज्ञान ग्रंथ हैं, उनको हमने आम लोगों के लिए रखा है। और आज हमारी लाइब्रेरी में भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित 1000 से अधिक पुस्तकें हैं। साथ ही साथ 2 दिशा में विश्वविद्यालय तेजी से कार्य कर रहा है, वेदों में पर्यावरण ज्ञान एवं वेदों में विज्ञान। तो आगे आने वाले समय में आप ये पाएंगे कि विश्वविद्यालय में आपको एक अच्छी प्रदर्शनी, जो कि नॉलेज सेंटर के रूप में हम उसको डेवलप कर रहे हैं, आपको देखने के लिए मिलेगा। चूँकि शिक्षा को लेकर लोगों में बड़ी जागरूकता आई है और लोग शिक्षा के पीछे दौड़ भी रहे हैं, इसी को देखते हुए मांग के अनुसार निजी विश्वविद्यालयों की भरमार हुई है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लगता है निजी विश्वविद्यालय कहाँ तक ले जा रहे हैं स्टूडेंट्स को? देखिए, उच्च शिक्षा में आज भी बड़ी संभावनाएं हैं। विश्वविद्यालय की संख्या बढ़नी अलग बात है, पर विश्वविद्यालय की गुणवत्ता और विश्वविद्यालय में प्रदेश के अनुरूप पाठ्यक्रमों का, प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अनुरूप पाठ्यक्रमों होने का बहुत सारा स्पेस अभी खाली है। आज जैसे आप देख रहे हैं कि रायपुर में सेमीकंडक्टर को लेकर के बात हो रही है, एआई को लेकर के बात हो रही है, डेटा साइंस को लेकर के बात हो रही है, डेटा माइनिंग को। तो आज भी जब आप एजुकेशन को लेकर के सोचेंगे तो ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के कई कोनों में इसका अभाव है। जब हम प्रारंभ किए वर्ष 2006 में, तो डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय था, पर हमने जो मूल उद्देश्य लिया वह साइंस और टेक्नोलॉजी को इस रिमोट एरिया तक ले जाना, जहां के बच्चे इससे वंचित हैं। इस लक्ष्य से अनुसूचित क्षेत्र में पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। पर आज भी आप देखेंगे तो बस्तर एरिया में निजी विश्वविद्यालय नहीं है, सरगुजा में निजी विश्वविद्यालय नहीं है, जसपुर एरिया में निजी विश्वविद्यालय नहीं है। जो निजी विश्वविद्यालय आ रहे हैं वो राजधानी केंद्रित है। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में किस कोर्स को लेकर संभावनाएं हैं? छात्रों का रुझान किस कोर्स की तरफ बढ़ रहा है? अब चूंकि हमने चर्चा एनईपी से शुरू की थी, तो एनईपी ने सभी पाठ्यक्रमों में, सभी विषयों में तकनीकी का समावेशन, ये मैं आपको परंपरागत विषयों की बात कर रहा हूँ कि आप पहले सोचते थे कि मैं इतिहास पढ़ के क्या रोजगार पाऊंगा, पर आज डिजिटल हिस्ट्री की बात आ रही है। और आज आप पाएंगे और आप इस बात को महसूस भी करेंगे कि छत्तीसगढ़ पुरातात्विक, सांस्कृतिक, भौगोलिक रूप से समृद्ध है और हमारी लोक गाथाएं, जहां पर छत्तीसगढ़ के ग्रामीण एरिया का इतिहास छुपा हुआ है, वो अलिखित है और एक पीढ़ी के जाने के बाद शायद वो समाप्त हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि डिजिटल हिस्ट्री इस दिशा में एक बड़ा, पर्यावरण का पाठ्यक्रम, आपका पर्यटन का पाठ्यक्रम। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जहाँ पर हम साइंस और टेक्नोलॉजी को व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में देखते थे, तो एनईपी ने टेक्नोलॉजी का समावेशन सोशल साइंस में किया और एक नई संभावनाओं को वहाँ पर स्पेस दिया। अब आप जब साइंस की बात करते हैं तो वहाँ हम पाठ्यक्रमों को डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। हम केमिस्ट्री को विद्यार्थियों को इस दिशा से पढ़ा रहे हैं कि पारंपरिक भारतीय ज्ञान में रसायन क्या था, वर्तमान रसायन क्या है और वैश्विक रसायन का ज्ञान क्या है। मतलब अब जो एनईपी के बाद मुझे लगता है कि 5 साल 8 सालों में जो पीढ़ी निकलेगी, वो शायद भारतीय ज्ञान को वैश्विक ज्ञान के साथ सामंजस्य स्थापित करने और एक समग्र ज्ञान के रूप में उसको प्रस्तुत करने के में सक्षम होगी। नए पाठ्यक्रमों की आवश्यकता के साथ साथ इन पाठ्यक्रमों में जहाँ तकनीकी नहीं है वहाँ तकनीकी का समावेशन, जहाँ भारतीय परंपरागत ज्ञान का समावेशन नहीं है वहाँ पर उनका समावेशन, तब हम शायद समग्रता से
इस पाठ्यक्रमों को संचालित कर पाएंगे। तिवारी जी, जैसे मुझे ज्ञान है कि आपको छत्तीसगढ़ की जीवन शैली, छत्तीसगढ़ियों के प्रति काफ़ी लगाव रहता है, लगाव है, तो छत्तीसगढ़ी जीवन शैली, कला, संस्कृति, साहित्य को लेकर आप क्या किस तरह सोचते हैं, क्या है? छत्तीसगढ़ी लोक कला, संस्कृति, साहित्य का मूल रूप में संरक्षण आज की महती आवश्यकता है और विश्वविद्यालय ने आज से लगभग 8 साल पहले कहिए इस बात को महसूस किया था। तब हमने विश्वविद्यालय में एक छोटा सा संग्रहालय बनाया था। वो संग्रहालय बस एक प्रदर्शनी था और वहाँ पर हम छत्तीसगढ़ के जीवन शैली में उपयोग होने वाले सामानों का पारंपरिक रूप से प्रदर्शन करते थे। और छत्तीसगढ़ पीएससी में भी अब चूंकि छत्तीसगढ़ के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो एक संभावना बनी और हमने छत्तीसगढ़ी लोक कला संस्कृति केंद्र और छत्तीसगढ़ के साहित्य के लिए छत्तीसगढ़ी शोध एवं सृजन पीठ की स्थापना की। और आज हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि ये प्रदेश का ऐसा विश्वविद्यालय है जो लोक कला, संस्कृति, साहित्य को सहेजने का काम कर रहा है और हम छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों की साहित्य रचनाएं प्रकाशित अप्रकाशित दोनों को उनके परिजनों से मिलकर इकट्ठा कर रहे हैं और एक रेयर लाइब्रेरी हम तैयार कर रहे हैं जो विगत 6 वर्षों से लगातार कार्य कर रहा है, जिसको आपने सुना ही है, रमन लोक कला महोत्सव। ये 3 दिन का होता है और जहां पर हम छत्तीसगढ़ के कोने कोने से पारंपरिक विधाओं का पारंपरिक कलाकारों से प्रदर्शन कराते हैं और उसकी उपलब्धियां भी रही हैं। आप जानते ही हैं कि बिलासपुर को सूरजबाई खांडे दीदी के नाम से जाना जाता है और भरथरी गायन उनका एक विधा था, परंतु दीदी के जाने के बाद कहीं पर ये पहचान खो रही थी। बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे यहाँ शकुंतला भारद्वाज नाम की हमारी एम्प्लाई है जिसने भरथरी गायन को जीवंत किया है और आज वो अनेक मंचों पर प्रस्तुति दे रही है। इसके साथ ही साथ बांस गीत आप जानते हैं जिसको नई पीढ़ी आर्थिक अर्जन नहीं होने के कारण छोड़ते जा रही थी और अब संगीत के बहुत सारी विधाएं हैं तो बांस गीत कौन सुनता है। तो अभी हमने मुंगेली के एक कलाकार को पकड़ा और विगत 5 सालों में हमने बांस गीत बजाने वाली नई पीढ़ी तैयार की और उनको हम सतत रूप से मंच प्रदान करते हैं और उनको कुछ आर्थिक मानदेय भी दे देते हैं जिससे वो प्रोत्साहित होकर के इस कला को जीवित रख रहे हैं। लोक में राम को अलग अलग आदिवासी अलग अलग देश के कोनों में कैसे देखा जाता है, कैसे गाया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उसका नाट्य मंचन किया जाता है, इन सब विधाओं की प्रस्तुति 3 दिन में आप हमारे मंच में पाएंगे। जो जब 2006 में डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी की स्थापना बिलासपुर में हुई, उसके बाद लगातार छात्रों का उससे जुड़ा हुआ, आज आपके नजरिए से यह विश्वविद्यालय सिर्फ छत्तीसगढ़ का है या पूरे देश का विश्वविद्यालय बन चुका है? नहीं, आपको मैं गर्व के साथ बताना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय के पास अनेक ऐसे पुरस्कार हैं और अनेक ऐसे रैंकिंग हैं जहां उसका राष्ट्रीय स्वरूप उभरता है। और इस साल आप जानते ही हैं कि कुछ अन्य देशों के बच्चों ने भी बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ इंजीनियरिंग, फार्मेसी, कॉमर्स मैनेजमेंट जैसे विषयों में प्रवेश में रुचि दिखाई है और आज लगभग 21 विद्यार्थी भूटान के पढ़ रहे हैं, कुछ विद्यार्थी नेपाल के हैं और ऐसे ही अब जो संस्था का पहचान है वो मैं कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। वो सेंट्रल इंडिया का सबसे पुराना, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। इसके साथ ही साथ अब उसकी वैश्विक पहचान भी हो गई है। एक लोगों के मन में संदेह होता है जब डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी की बात होती है तो कहीं फर्जी मार्कशीट जैसी कोई बातें भी होती हैं। हालांकि ये बहुत पुरानी बात है लेकिन लोगों के मन में है। ये क्या मामला है, इसके पीछे क्या है? देखिए, जब हम किसी रिकॉग्निशन की बात करते हैं तब उसका एक बाजार तैयार हो जाता है। विश्वविद्यालय जिन पाठ्यक्रमों का संचालन करता है उन पाठ्यक्रमों की पूरी मान्यताएं राज्य शासन या केंद्रीय नियामक इकाइयों से बराबर है और उसमें जिस विधि से प्रवेश या अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया उसका पालन किया जाता है। विश्वविद्यालय में जो दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था थी और प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय था जो वर्ष 2009 से दूरस्थ शिक्षा के संचालन के लिए अधिकृत था और वर्ष 2020 तक या जनवरी 21 तक हम संचालन के लिए अधिकृत थे। फिर हमको नेक ए मिला और पुनः हम दूरस्थ शिक्षा संचालित करने के लिए अधिमान्य हो गए। अब इन सब बीच में जो बाजार में गलत प्रैक्टिस हो जाता है जिसका स्वाभाविक प्रभाव न केवल निजी विश्वविद्यालय बल्कि आप पाएंगे कि शासकीय विश्वविद्यालयों के भी मार्कशीट का जाली प्रिंटिंग हो रहा है। विश्वविद्यालय इसके लिए सजग है और अपना एक वेरिफिकेशन सेंटर बनाया हुआ है
जहां पर हमारे द्वारा जारी सारे अंक सूचियों का हम वेरिफिकेशन करते हैं, हमारे द्वारा जारी नहीं की गई अंक सूची को हम बराबर रिजेक्ट करते हैं। अब तो ये व्यवस्था और भी अच्छी हो गई है, क्योंकि नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी आ गया है और हम आगे आने वाले सालों में, अभी तो हम 21 से वर्ष 2025 तक के अंक सूचियों को ऑनलाइन कर रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के एबीसी आईडी से या कंसर्न जो अथॉरिटी है उसके आईडी से उन मार्कशीटों का सत्यापित कॉपी देख पाएगा जो विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया है। हम पीछे के रिकॉर्ड को भी डिजिटलाइजेशन के लिए तैयार हैं, परंतु एबीसी आईडी का एक हर्डल है, मुझे लगता है कि उसको भी दूर कर लिया जाएगा और सतत रूप से विश्वविद्यालय काम कर रहा है। 95% जो नियमित विद्यार्थी हैं वर्ष 2021 से 2025 तक, उनके मार्कशीट का डिजिटलाइजेशन कर लिया गया है। एक और संदेह जो छात्रों के बीच में है, क्या ये जो आपके यहाँ से जो प्रमाण पत्र मिलते हैं सरकारी नौकरियों में मान्य है? ये बड़ा सवाल है एक लोगों की। मैं तो इस पर बहुत गर्व से कहना चाहूंगा कि आप प्रदेश का सर्वे कर लीजिए और लगभग सभी शासकीय संस्थाओं में, इवन अधिकारियों को भी आप ये पाएंगे कि वो हमारे यहाँ से स्नातकोत्तर, मतलब आज हमारे विद्यार्थी डिप्टी कलेक्टर हैं, आज हमारे विद्यार्थी जज हैं, आज हमारे विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज हमारे विद्यार्थी केंद्रीय जो प्रशासन है वहां पर भी बड़े ओहदों पर काम कर रहे हैं। और ये इनकी संख्या 1, 2, 3, 4 नहीं है, बल्कि इनकी संख्या हजारों में है। तो डिग्री को लेकर के मान्यता नहीं है, मान्यता की दिक्कत नहीं है, परंतु जो भ्रम है वो वही बच्चे के पास है या वही पेरेंट्स के पास है या उन्हीं समाज के पास है जिनने विश्वविद्यालय को प्रत्यक्ष रूप से भ्रमण नहीं किया है। छत्तीसगढ़ के छात्रों या देश के छात्रों से जो आपके डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से? मैं तो विद्यार्थियों को यही संदेश देना चाहूंगा कि जो अध्ययन का लक्ष्य आपने बनाया है उसके केंद्र में देश या राष्ट्र प्रथम की भावना होनी चाहिए और हम अध्ययन के साथ में जो भारतीय मान्यताएं हैं और जो भारतीय गुण छात्र के लिए निर्धारित किए गए हैं उनको विकसित किया जाए, क्योंकि आगे आने वाला समय मान्यता और इसका संघर्ष नहीं है, बल्कि आपकी अपनी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता को एक लंबे समय तक बनाए रखने की बात है, जो केवल और केवल भारतीय जीवन शैली से संभव है। तो आज की जो सबसे बड़ी समस्या है खान पान और रहन सहन का जो सिस्टम बिगड़ा है और भारतीय ज्ञान परंपरा से हम विमुख हो रहे हैं, उस दिशा में विद्यार्थी आए और राष्ट्र प्रथम की भावना से ज्ञान को अर्जित करें, क्योंकि एनईपी के केंद्र में कैरेक्टर बिल्डिंग है। तो कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र का निर्माण केवल भारतीय ज्ञान परंपरा से संभव है और तभी हम उस ज्ञान का राष्ट्र के लिए उपयोग कर पाएंगे। तो यही संदेश मैं विद्यार्थियों को देना चाहूंगा। आप थे डॉक्टर अरविंद कुमार तिवारी, जो डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं। काफी रोचक जानकारी दी भारतीय ज्ञान परंपरा से लेकर निजी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में जिस तरह के कोर्सेज चालू हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये बताया कि आपके जो यूनिवर्सिटी में है कौशल विकास से संबंधित शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल हर सब्जेक्ट में कौशल विकास की झलक मिल रही। भारतीय ज्ञान परंपरा को अपनाने की बात कही, छत्तीसगढ़ में लोक कला संस्कृति को बढ़ावा देने और उस पर अपना उन्होंने जो यूनिवर्सिटी में हो रहा है सारी बहुत अच्छी जानकारी मिली है। उम्मीद है कि इस जानकारी का लाभ सभी छात्र और उनके अभिभावक ले सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस चर्चा को हम देते हैं विराम। नमस्कार।